हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, नर्सिंग प्रोसेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वन बाय वन जो कंपोनेंट है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस होती क्या है? दिस इज अ सिस्टमिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर टू द पेशेंट। जो नर्सिंग केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो केयर हमने एक सिस्टमिक मैनर में प्रोवाइड करनी है। केयर को पहले प्लान करना है कि केयर हमने कैसे देनी है पेशेंट को, और एक सिस्टमिक मैनर में हम केयर को प्लान करते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग किस पेशेंट को कैसे केयर की जरूरत है। तो दैट इज नोन एज द नर्सिंग प्रोसेस। पर्पस क्या है नर्सिंग प्रोसेस का? टू आइडेंटिफाई ए क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम और नीड्स। हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कैसा है, पेशेंट को पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है, और पेशेंट को किस केयर की नीड है, कौन सा केयर हमने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। सेकेंड इसमें आता है एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द नीड। उसके लिए हमें प्रॉब्लम पता चल गई, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस के बारे में पता लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि जो पेशेंट की नीड्स हैं उसको हम कैसे फुलफिल कर सके, उसके लिए हम प्लान करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दिस नीड्स। इन नीड्स को पूरा करने के लिए हम नर्सिंग इंटरवेंशंस कौन से करने हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली जो हमारी नर्सिंग प्रोसेस होती है, इसमें हमने सबसे पहले जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना है, हेल्थ स्टेटस के बारे में पता करना है, पेशेंट की नीड्स का हमें पता करना है। उसके बारे बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते होते हैं, प्लान बनाएंगे कि जो पेशेंट की नीड्स हैं उनको हम कैसे फुलफिल कर सके। फिर हम उसके बाद इंटरवेंशन करते होते हैं कि स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करेंगे ताकि जो पेशेंट की नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं नर्सिंग प्रोसेस के। तो इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, आफ्टर दैट नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद हम प्लानिंग करते होते हैं, प्लानिंग करने के बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केयर या इंटरवेंशन आता है हमारा। उसके बाद हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके बाद हम इवेल्युएशन करते हैं जो केयर हमने प्रोवाइड की है, एंड अगेन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स को। तो इसमें सबसे पहले असेसमेंट आता है कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो असेसमेंट हम कैसे करेंगे। असेसमेंट होती क्या है? असेसमेंट इज अ सिस्टमिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा। कोई भी पेशेंट हमारे पास आएगा, सबसे पहले हम असेसमेंट में क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं जो डाटा हमने कलेक्ट किया है। उसके बाद डाटा को वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट मीन्स वेरीफाई करेंगे डाटा ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम डाटा को क्या करते होते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कितने टाइप की असेसमेंट होती है। सबसे पहले हमारी आती है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट हमारे पास ऑन एडमिशन हम जो असेसमेंट करते हैं, कोई पेशेंट हमने एडमिट किया और ऑन एडमिशन जो हम असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट की, दैट इज इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले जो असेसमेंट हमने की है। फिर हमारी आती है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसी बेस पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में क्या आता है कि जैसे कोई किसी पेशेंट को फीवर है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 आवरली जो होते हैं पेशेंट के वाइटल्स चेक कर रहे हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, कि जो प्रॉब्लम है उसी बेस पे हम पेशेंट की क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। फिर हमारा आता है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में एकदम से आया है और उसकी जो हमने असेसमेंट की है वो इमरजेंसी असेसमेंट में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पेशेंट है वो कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट हमारे पास आता है। तो कार्डिक अरेस्ट का पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम सबसे पहले असेसमेंट क्या करते हैं, पेशेंट का एयरवे देखते हैं, पेशेंट की ब्रीदिंग देखते हैं, पेशेंट का सर्कुलेशन देखते हैं। तो जो हम इमरजेंसी में पेशेंट की असेसमेंट कर रहे हैं, एयरवे चेक कर रहे हैं प्रॉपर है या नहीं है, ब्रीदिंग है कि नहीं, सर्कुलेशन है कि नहीं, तो दैट इज द इमरजेंसी असेसमेंट। फिर हमारा आता है टाइप लैप्स्ड असेसमेंट। टाइप लैप्स्ड असेसमेंट जो होती है वो मंथ्स के बाद हम करते हैं। जैसे आज हमने पेशेंट की असेसमेंट की है,
उसके कई महीनों के बाद फिर हमारे पास पेशेंट आया है और हम असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट की, तो उसमें जो डिफरेंसेस है कंपेयर करके देखते हैं हम दोनों असेसमेंट्स को कि पहले पेशेंट की कंडीशन ये थी, हमने असेस किया था, अब है फाइंडिंग्स ये आ रही है, तो उसको बोलते हैं टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, जो कुछ पीरियड के बाद की जाती है, कुछ मंथ्स के बाद हम करते हैं और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। फिर हमारा आता है डाटा कलेक्शन। जो पेशेंट से हम डाटा कलेक्ट करते होते हैं वो दो तरह का डाटा हमारा होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट हमें बता रहा है, जो पेशेंट हमें एक्सप्लेन कर रहा है, जो बता रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो दैट कम्स अंडर द सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा हम नहीं असेस कर सकते, वो पेशेंट से हमें पूछना पड़ता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। कि जैसे कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन है, अब पेन को तो हम अपने आप नहीं देख सकते कि पेशेंट को पेन है, तो जो पेन है, पेशेंट है, उसको ईचिंग हो रही है, तो ये जो चीजें हैं दैट कम्स अंडर द सब्जेक्टिव डाटा, जो पेशेंट हमें एक्सप्लेन करता है, बताता है कि उसको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में हमारा क्या आता है कि जो हम पेशेंट पे असेस कर रहे हैं, मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है उससे हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है। जैसे कि कुछ मेजर कर रहे हैं, बीपी देख रहे हैं पेशेंट का, टेम्परेचर देखा हमने पेशेंट को, फीवर है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा है। लैब टेस्ट है हमारे, उनकी जो रिपोर्ट आई है वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा है। तो सब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो पेशेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है वो अदर सोर्सेज से हम कलेक्ट करते हैं या खुद देखते हैं कि पेशेंट को क्या है। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बताता है दैट आर नोन एज सिम्टम्स, दैट आर कॉल्ड सिम्टम्स। और जब जो चीजें हम देख रहे हैं वो साइंस में आती है, साइंस हमें दिखाई देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा हम खुद असेस कर सकते हैं, हम खुद देख सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट है, पूरी स्किन जो हो रही है उसकी रेड हो रखी है, पेशेंट की रेडनेस हो रखी है, तो वो हमारा किस में आता है, साइन में आएगा, और वो हमारा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि हमने देखा पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को 102 फीवर है, तो वो हमने कहाँ से, किस में आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा आपको क्लियर हो गया। सोर्सेज क्या है डाटा कलेक्शन के, कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो दो सोर्सेज होते हैं डाटा कलेक्शन के। फर्स्ट इज द प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो डाटा पेशेंट खुद बता रहा है, जो पेशेंट से हम पूछ रहे हैं, पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं, पेशेंट हमें जो चीजें बता रहा है वो प्राइमरी डाटा के अंदर आता है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज में आता है, पेशेंट के रिलेटिव से हम कुछ पूछ रहे हैं पेशेंट की प्रॉब्लम के बारे में, या फिर पेशेंट का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पेशेंट की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, पेशेंट के लैब टेस्ट, पेशेंट के डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो चेक कर रहे हैं, वहां से जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा किसमें आता है, सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं डाटा कलेक्शन के। उसके बाद हमारा आता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है पेशेंट से, उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी हमने सब्जेक्टिव डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा है हमारा, जो प्राइमरी सोर्सेज से लिया है, हमने सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट किया है, तो सारे डाटा को हम क्या करेंगे, कलेक्शन के बाद क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ फॉर्म एंड फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम सारे डाटा को फिल करते हैं, हमारी फाइल्स में दिए होते हैं, तो उसमें हम फॉर्मेट्स में सारा डाटा है वो असेसमेंट का भरेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद आता है वैलिडेशन। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम वैलिडेट करवाएंगे किसी से, या फिर फिजिशियन उसको वैलिडेट करेगा कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो सारा सही है या नहीं है, तो उसको वैलिडेशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, वेरीफाई हो गया है, उसके बाद फाइनली हम डाटा को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं, उसको रिटन फॉर्म में हम डाटा को लिखेंगे, तो वो हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये था असेसमेंट के बारे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं, कैसे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हमने नर्सिंग असेसमेंट हमने कर लिया है, पेशेंट का हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने पेशेंट से सब्जेक्टिव डाटा ले लिया, ऑब्जेक्टिव डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंक्लूड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा। जो असेसमेंट हमने की है, जो डाटा को हमने एनालाइज किया है, उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है,
जो प्रॉब्लम है पेशेंट की वो हमारा क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मेनली फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। उसके बाद कितने टाइप के होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, तो हम टाइप डिस्कस करेंगे। जो जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है नंदा केयर, नंदा की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नंदा का होता है नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। तो ये लिस्ट होती है, नंदा ने जो बनाई हुई है नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन की पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो हो सकते हैं और नर्सिंग डायग्नोसिस हमने कैसे बनानी है। तो नंदा की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। प्रॉब्लम फोकस डायग्नोसिस, प्रॉब्लम फोकस डायग्नोसिस का मतलब है कि हमने पेशेंट की असेसमेंट की और हमें जो भी फाइंडिंग्स मिली है, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम मिली है हमें असेसमेंट में, तो उसको देख के हम डायग्नोसिस बनाएंगे। जैसे कि इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू प्रेशर अवर बॉडी प्रोमिनेंसेस। हमने देखा कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो रखे हैं, तो हम डायग्नोज ऐसे नहीं बना सकते कि प्रेशर अल्सर दैट इज रिलेटेड टू, तो इस तरह से डायग्नोज नहीं बनेगा। हमने जो असेसमेंट की है, हमने क्या देखा कि जो स्किन इंटीग्रिटी है वो क्या हो रखी है, वहां पे इम्पेयर हो रखी है, तो हम लिखेंगे इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू प्रेशर अवर द बोनी प्रोमिनेंसेस। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम फोकस डायग्नोसिस की हमने असेसमेंट की और जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली पेशेंट की उसके बेसिस पे हम पेशेंट का क्या है, प्रॉब्लम फोकस डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके बाद हमारा आता है रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस में क्या है कि हम असेसमेंट कर रहे हैं और हमें लगा है पेशेंट को देख के कि ये रिस्क पेशेंट को हो सकता है। जैसे कि असेसमेंट में हमने देखा कि जो पेशेंट था उसको मसल वीकनेस हो रखी है, तो रिस्क ऑफ फॉल पेशेंट को हो सकता है। अभी हुआ नहीं है लेकिन इन फ्यूचर जो है पेशेंट वल्नरेबल है उस चीज के लिए, तो उसको हम बोलते होते हैं रिस्क डायग्नोसिस। जैसे कि रिस्क ऑफ फॉल एज एविडेंस्ड बाय द मसल वीकनेस, हमने देखा पेशेंट को मसल वीकनेस है तो देयर शुड बी ए रिस्क ऑफ फॉल। उसके बाद आता है हमारा हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस और हम इसको वेलनेस डायग्नोसिस भी बोलते हैं। जैसे कि रेडीनेस फॉर एनहांस नॉलेज ऑफ द फैमिली मेंबर्स, रेडीनेस फॉर एनहांस नॉलेज ऑफ फैमिली मेंबर्स। जैसे कि पेशेंट एंशियस है या फैमिली मेंबर्स की कोई क्यूरी है पेशेंट की डायग्नोसिस को लेके, तो हम क्या करते हैं उनकी नॉलेज को एनहांस करेंगे। तो ये हमारा किस में आता है, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस में आता है हमारा, या फिर हम इसको वेलनेस डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सिंड्रोम डायग्नोसिस कि हमने पेशेंट की असेसमेंट की और बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट हुई है, बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स हैं वो मिले हैं हमें पेशेंट में, तो वहां पे एक सिंड्रोम बन जाता है जब बहुत सारी प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड होती है। तो जैसे कि क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, ठीक है, जैसे कैंसर का पेशेंट है तो उसमें डायग्नोसिस हम क्या बनाएंगे, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं डायग्नोसिस के अगर हम डिस्कस करें तो मेनली 3 कंपोनेंट हमारे होने चाहिए डायग्नोसिस के अंदर। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इटियोलॉजी क्या है और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये 3 चीजें हमारी डायग्नोसिस के अंदर आती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे कि हमने पेशेंट को असेस किया तो देयर इज इनइफेक्टिव एयरवे पैटर्न, पेशेंट का जो एयरवे पैटर्न है दैट इज इनइफेक्टिव, या फिर इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है, हम बोलेंगे इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। इटियोलॉजी रिलेटेड टू द ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी का कोई पेशेंट है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न इटियोलॉजी होगी रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे, एज एविडेंस्ड बाय डिज्निया। ठीक है, तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोस बन गया। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारा क्या आ गया, इनइफेक्टिव एयरवे ब्रीदिंग, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। इटियोलॉजी में रिलेटेड टू हेड इंजरी या रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी, एज एविडेंस्ड बाय डिज्निया। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे वो हमें दिख रहे हैं, पेशेंट को डिज्निया हो रखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो हम बनाते होते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस की पूरी लिस्ट है नंदा की, अगर आप लिस्ट देखोगे तो उसमें हर चीज के, हर प्रॉब्लम के नर्सिंग डायग्नोसिस दे रखे हैं कि पेशेंट को क्या असेसमेंट करेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी तो कैसे हम नर्सिंग डायग्नोज कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में है, कैसे बनाना है। उसके बाद हमारा आता है जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें आता है प्लानिंग।
प्लानिंग क्या होती है? गोल एंड इंटरवेंशन विल बी सेट टू सोल्व द क्लाइंट प्रॉब्लम। जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो हमें पता चल गई कि पेशेंट की ये प्रॉब्लम है, तो उसको अब हमने क्या करना है, गोल बनाना है प्लानिंग में, और इंटरवेंशन प्लान करना है कि पेशेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा क्या गोल है और क्या हमने एक्शन लेना है। तो वो हमारा आता है प्लानिंग में। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक तो गोल सेट करेंगे और दूसरा हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम देखेंगे कि जो गोल हमने सेट किया है उसका पेशेंट के बिहेवियर, पेशेंट के फिजिकल हेल्थ या पेशेंट की मेंटल हेल्थ पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो गोल हम सेट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दो तरह के होते हैं, तो उसका आउटकम क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग में दो चीजें आती हैं, एक तो गोल देखते हैं, एक हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम हम देखते हैं कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसका आउटकम क्या आएगा। जो गोल और एक्सपेक्टेड आउटकम है दैट शुड बी पेशेंट ओरिएंटेड। वो पेशेंट ओरिएंटेड होने चाहिए, पेशेंट फोकस्ड होने चाहिए, जो भी गोल और एक्सपेक्टेड आउटकम है हमारा। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ प्लानिंग। कितने टाइप की प्लानिंग होती है? एक होती है इनिशियल प्लानिंग। पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ, हमारे पहली बार पेशेंट कांटेक्ट में आया है, तो वहीं से प्लानिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज नोन एज इनिशियल प्लानिंग। फिर पेशेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर है, पेशेंट एडमिट हो गया है, तो कंटिन्यू उसकी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं डे बाय डे, दैट कम्स अंडर द ऑनगोइंग प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है और पेशेंट की हम बाद में डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को क्या करना है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंट की नीड्स क्या है, तो वो हमारा आता है डिस्चार्ज प्लानिंग में। फिर है हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या है प्लानिंग के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्लानिंग करते हुए हमने प्रायोरिटी देखनी है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो प्रायोरिटी हम डिवाइड करते हैं हाई प्रायोरिटी, इंटरमीडिएट प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी हमारी क्या है कि इसमें क्या आता है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है हमें वो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को देनी है डायग्नोसिस बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए। या फिर हम देखते होते हैं मास्लो मास्लो हेरारकी, मास्लो हायरार्की। इसमें हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहले हमने फिजियोलॉजिकल और बेसिक नीड्स देखनी है। फिर हमारा आता है सेफ्टी नीड पेशेंट की। उसके बाद हमारा इसके अंदर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर हमारा आता है सेल्फ एस्टीम। तो ये मास्लो हायरार्की होती है। तो सबसे पहले हमें जो प्रायोरिटी है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को देनी है, फिर पेशेंट की सेफ्टी को देनी है, फिर पेशेंट की मेंटल हेल्थ या लव या बिलोंगिंगनेस को देनी है, एंड आफ्टर दैट द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पेशेंट। तो प्रायोरिटी सेट करते हुए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर पेशेंट को हम प्लानिंग कर रहे हैं इंटरवेंशन की, तो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के बेस पे करेंगे, या फिर पेशेंट की मास्लो हायरार्की जो होती है उस बेसिस पे पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर उसके बाद एस्टेब्लिश गोल, गोल बनाएंगे कि हमारा गोल क्या है। उसके लिए हमारा नर्सिंग एक्शन प्लान करेंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या नर्सिंग एक्शन लेना है। तो वो हम प्लानिंग में आएगा कि क्या नर्सिंग एक्शन हमने प्लान करना है और उसका आउटकम क्या हो सकता है जो एक्शन हमने प्लान किया है। तो ये सारे कंपोनेंट है प्लानिंग के। उसके बाद प्लानिंग के बाद हमारा आता है इंटरवेंशन और आफ्टर दैट इवेल्युएशन। इसके बाद हमारा आता है प्लानिंग के बाद हमारा आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में जो एक्शन हमने प्लान किया है पेशेंट की है क्लाइंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, दैट कम्स अंडर द नर्सिंग इंटरवेंशन। कि हमने क्या प्लान किया है, क्या क्या एक्शन हमने प्लान किए हैं, तो वो हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन में आता है। और जो हमारा प्लान एक्शन है उसको हम पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन में आता है। नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब है कि एक्शन प्लान करना, और इम्प्लीमेंटेशन का है कि उस एक्शन को पेशेंट के ऊपर करना, एक्ट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमने वो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया पेशेंट के ऊपर। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन में हमारा आता है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, डिपेंडेंट इंटरवेंशन और कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो नर्सिंग पर्सनल है वो अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर जो केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहा है, जो इंटरवेंशन कर रहा है,
तो दैट कम्स अंडर द इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। ठीक है, जैसे कि पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेशेंट, माउथ केयर ऑफ द पेशेंट, बैक केयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारा स्कोप ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है और इंडिपेंडेंटली हम कैरी करते हैं जो भी एक्शन है, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट एक्शन है। ठीक है, फिर हमारा आता है डिपेंडेंट एक्शन। डिपेंडेंट एक्शन में हम क्या करते होते हैं, फिजिशियन के साथ एक्शन करते हैं, फिजिशियन के साथ मिलके हम कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो वो हमारा डिपेंडेंट इंटरवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे साथ में फिजिशियन को असिस्ट कर रहे हैं हम किसी प्रोसीजर के अंदर, तो वो हमारा डिपेंडेंट इंटरवेंशन है। फिर हमारा आता है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन में क्या होता है, जो नर्सिंग पर्सोनल है वो जो दूसरे हमारे हेल्थ केयर पर्सोनल होते हैं उनके साथ मिलकर अगर हम पेशेंट का कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। ठीक है, तो 3 तरह के इंटरवेंशन हमारे होते हैं। इंटरवेंशन हमने प्लान कर लिया कि हमने क्या एक्शन लेना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने पेशेंट के ऊपर, जो हमने प्लान किया था उसको पेशेंट के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते होते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि जो नर्सिंग एक्शन हमने किया है या जो नर्सिंग इंटरवेंशन हमने किया है पेशेंट के ऊपर, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया है, पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम फिर से असेस करेंगे और फिर से हम देखेंगे कि जो पेशेंट है वो हेल्थ है वो कितनी इम्प्रूव हुई है, जो पेशेंट की प्रॉब्लम थी वो सोल्व आउट हुई है या नहीं हुई है, दैट कम्स अंडर द इवेल्युएशन। और जो इवेल्युएशन करते हैं दैट इज डन बाय द असेसमेंट। फिर से हम क्या करेंगे, पेशेंट की असेसमेंट करेंगे। तो जो नर्सिंग प्रोसेस होती है दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू हम फिर से असेसमेंट की, फिर कुछ प्रॉब्लम है फिर सोल्व नहीं हुई, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, फिर हमने नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग की, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया और फिर से हमने उसको इवेलुएट किया। ठीक है, कि हम जो पेशेंट की हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, जो आउटकम हमने प्लान किया था पेशेंट का वो आउटकम आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द इवेल्युएशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये था नर्सिंग प्रोसेस के बारे में कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है। तो नर्सिंग फंडामेंटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस का। जो नर्सिंग केयर प्लान आप बनाते होते हो पेशेंट का क्लिनिकल में, उसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट होती है। तो नर्सिंग असेसमेंट में आप सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा लिखोगे पेशेंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है इसमें क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते होते हैं पेशेंट का। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हमने नंदा के अकॉर्डिंग बनाने हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम जो होता है इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे प्लानिंग आती है हमारी। प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग में हम गोल लिखते होते हैं, गोल क्या है हमारा, आउटकम क्या है, साथ में आउटकम लिखेंगे, आउटकम क्या है। फिर हमारा क्या आता है, नर्सिंग इंटरवेंशन आता है इसके बाद, कि हमने एक्शन प्लान क्या किया है प्लानिंग में। फिर हमारा इसमें क्या होता है, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन आता है कि जो प्लान किया था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, इवेल्युएशन आता है कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं, जो पेशेंट की प्रॉब्लम हमने ली थी नर्सिंग डायग्नोसिस में वो प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व आउट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो नर्सिंग प्लान है क्लिनिकल में हम बनाते होते हैं। पेशेंट को असेस करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा लेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा लेंगे, नंदा के बेसिस पे असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, फिर गोल क्या है, क्या गोल हमने अचीव करना है, आउटकम हमारे क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन है, प्लान करेंगे क्या एक्शन हमने प्लान करना है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर और उसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते होते हैं, ये हमारा बन जाता है नर्सिंग केयर प्लान। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान जो होता है वो हम पेशेंट का बनाते हैं क्लिनिकल के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नर्सिंग केयर प्लान है वो हमें कैसे फॉर्मुलेट करना है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे। और जो फंडामेंटल्स है आई थिंक वो हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। फिर भी कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने कवर नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो टॉपिक को हम फंडामेंटल में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।